Hello. Jai Hind aspirants, as we all know that we are discussing idioms and phrases from different competitive एग्जाम्स जो कि इसके पहले कभी न कभी पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं idioms and phrases के। इसके पहले मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज़ द 7th पार्ट एंड वंस अगेन दिस इज़ द यूज़र नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। यहाँ से आपकी इच्छा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट रेगुलरली अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बियर अग्रज। इसका मतलब बताना है क्या है बियर अग्रज। आपने सुना होगा अक्सर लोग आपस में बात करते हैं जब कोई समस्या हो जाती है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाती है, कई समय बाद मिलते हैं तो बात करते हैं ना कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर तुमको लेके कोई ग्रजेस नहीं है, परेशान मत हो। मतलब कि तुमको लेकर के मेरे अंदर कोई गलत भावना नहीं है। ग्रज का मतलब यही होता है किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग रखना अपने अंदर। तो बियर का मतलब होता है उसको ढोना, उसको कैरी करना। तो ग्रज को बियर करना, ये इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं। टू कंसिडर पीपल विद काइंडनेस एंड केयर, टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, टू एंटरटेन द गेस्ट्स विल utmost happiness and to feel satisfied with the achievements। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट। जैसा कि मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था आपको कि कई कई समय बाद, काफ़ी समय बाद जब मिलते हैं एक दूसरे से तो वही पुरानी चीज़ें याद करके उसको सामने परोसते हैं कि अच्छा तुमने 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, तुम अभी भी वैसे ही हो, ये वो फलाना। तो दिस इज द इडियम दैट्स नोन एज बियर अ ग्रज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। इडियम लिखा हुआ है बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट। इसका मतलब क्या हुआ। डेविल का मतलब आपको पता है, शैतान समझ लो इसको, ठीक है। तो बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट, इसका लिटरल अर्थ होगा कि आप जिस शैतान को जानते हो वो बेहतर है बजाय इसके कि एक ऐसा शैतान जिसको तुम नहीं जानते हो। जैसे कि जैसे हुआ ना कि मान लो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और आपने उसमें अपना 2 साल का समय दिया। अब अचानक से आप क्या कर रहे हो, स्विच कर दे रहे हो। पता चला आप अभी तक एसएससी की तैयारी कर रहे थे, 2 साल तैयारी करी, अच्छी तैयारी चली आपकी, काफ़ी अच्छा खासा समय दिया, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स भी आपके मजबूत हो गए उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है। और पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी भी 1-2 नंबर से आप पीछे रह गए, तो आप अचानक से क्या बोलते हो कि 1 नंबर रह गया, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, अब छोड़ देता हूँ मैं, अब क्या करूँगा, सीधे यूपीएससी करूँगा। तो ये एक राइट डिसीजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हो। अभी आपने अपना समय जितना भी दिया सिर्फ एसएससी के बारे में दिया है, ठीक है। और आप अचानक से जंप मार जाओगे एसएससी से यूपीएससी की तरफ, तो पता चला जितना समय आपने एसएससी के लिए बिताया वो सारा बेकार हो जाएगा। और अचानक से आप यूपीएससी में जंप मारोगे, वो सब कुछ नया होगा, कुछ अता पता नहीं है कैसे सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कितना ब्रॉड होता है सिलेबस इसका। तो वही हुआ ना कि अब इसको एग्ज़ाम को डेविल से कंपेयर मत करना। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो आप जिसके बारे में जान रहे हो उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अचानक से नए चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, है ना। ये चीज़ बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट होती है। एक छोटा सा, मैं बहुत सिली एग्जांपल है, ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति है, किसी का शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और मियाँ बीवी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, तो बजाय इसके कि छोटी सी बात पे जा करके डाइवोर्स कर लिया, इट्स बेटर कि उसको आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें कि भैया क्या प्रॉब्लम्स है, दोनों एक दूसरे से बैठ के मिल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बजाय इसके कि सीधा गए कोर्ट में भैया हमें डाइवोर्स चाहिए। तो ये पहले वाला कष्ट जो है कि चलो एक दूसरे से लड़ झगड़ के शांति भाव से उसको सॉर्ट आउट कर लिया मैटर, उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है। अगर नहीं करते हो तो जो सामने आने वाला खतरा है कि आप डाइवोर्स दे दिए, बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, बच्चों के ऊपर वो मेंटल इफेक्ट करेगा, साइकोलॉजिकली उनको इम्पैक्ट करेगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। सो छोटे से ईडीएम के लिए आई होप इतना बड़ा लेक्चर काफ़ी है। बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट। इसका मतलब क्या होगा। बीइंग क्रूएल इज बेटर विद नोन पीपल। दूसरा है इट इज ईजियर टू बी इन अ नोन बैड सिचुएशन दैट बीइंग इन एन अननोन वर्स सिचुएशन। मैंने बताया ना, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। कि अगर आपको किसी बैड सिचुएशन के बारे में पता है तो उसमें रहना ज़्यादा ठीक है बजाय इसके कि उससे भी बेकार सिचुएशन जिसके बारे में आप नहीं जानते हो उसमें चले जाना। तो ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस चूज करो जिसमें इस इडियम का सही मतलब यूज किया गया हो। अब पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सुशांत। अच्छा देखो, पहले मैं बता देता हूँ ना बैड ब्लड का क्या मतलब होता है। देखो,
अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे ना तो कई बार क्या होगा, लिटरल मीनिंग के तौर पे आपकी इडियम जो है वो गलत हो जाएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो कई बार क्या होता है, इसके जो सबकॉन्शियस लेवल पे इसका जो सेंस होता है, उसका जो सेकेंडरी सेंस होता है, एक लेयर हटाओगे तब समझ में आता है। जैसे बैड ब्लड है, अब बैड ब्लड का लिटरल मीनिंग हो जाएगा गंदा खून, खराब खून। तो ये तो एक तरीके से गाली होती है ना। जब किसी को बोल दो तुम्हारा खून ही गंदा है, तो वो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अपमान होता है, गाली होती है। तो वो तो यहाँ इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, आज आज भी इनफैक्ट बहुत पहले से ही, और वो आज भी पता चली आ रहा है कि जो ब्लड है उसको इमोशंस से लोग कंपेयर करते हैं, खास करके जो गुस्से का इमोशन होता है उसको ब्लड से कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि कई कई बार जब गुस्से की चीज आती है तो हम बोलते हैं ना, अभी भी तुम्हारा खून नहीं खोला। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम यूज करते हैं जब कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सिचुएशन देख करके अगर अभी भी तुम्हारा खून नहीं खोला तो खून नहीं पानी है। मतलब समझ रहे हो, जो गुस्से की भावना है उसको खून से कंपेयर कर दे रहे हैं, ब्लड से कंपेयर कर दे रहे हैं। सो बैड ब्लड यानी कि बैड इमोशन, है ना। तो अब इसको सेंटेंस में देखो कैसे, किस सेंटेंस में सही यूज हुआ है। पहला कह रहा है सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग, देयर इज नथिंग अबाउट बैड ब्लड। दूसरा, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विद अ लोकल एक्टिविस्ट सो ही वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बिटर रिलेशंस, यानी कि किसी के साथ में कड़वे रिश्ते हैं उसके, उसके जो इमोशंस हैं वो बुरे हैं उस व्यक्ति को लेकर के, और यही सही आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ऑलरेडी मैं इसके बारे में ये इडियम पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदल के, और ब्लेसिंग क्या होता है, वो ब्लेसिंग तो आपको पता ही है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में तो खराब लगती है बट बाद में उसका असर जो होता है वो अच्छा होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। इसके पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया था, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। फिलहाल ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में खराब लगती है लेकिन बाद में उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। दूसरा हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन अ सिचुएशन और अ थिंग, व्हेन अ सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम वेरी वेल, या फिर हैज अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कह रहा ना कि एक अच्छा इफेक्ट होता है जबकि भले वो शुरुआत में ऐसा लगे कि इसका इफेक्ट खराब होगा बट बाद में होता है, तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिलेक्ट द सेंटेंस विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऐसा सेंटेंस बताओ जो कि एकदम सही सटीक मतलब बताता है बाइट द बुलेट का। बाइट द बुलेट, गोली चबाना, इसका अब क्या मतलब होगा, इसको ऐसे याद रखो। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका एक बेसिक जो कारण था, उसमें ये भी कहा जाता है कि जो इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें जो कारतूस लगती थी, जो बुलेट्स लगती थी, उनमें सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी। तो उसको खोला कैसे जाता था, पहले उसको दांत से काटना पड़ता था, फिर उसमें से मसाला निकाल के डालना पड़ता था, यानी कि ये प्रोसेस थी। अब वो प्रोसेस दो समुदायों के लिए सबसे ज़्यादा बुरी थी। पहला, हिंदू जो कि गाय को माता मानते हैं, उनके लिए गाय की चर्बी दांत मुंह में लगाना वो एक पाप था। दूसरा, मुस्लिम, उनके लिए सुअर हराम होता है, सुअर की चर्बी मुंह में लगाना उनके लिए वो खराब था। अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से ये भी एक कारण था कि 1857 की क्रांति हुई थी। लोगों ने उस पर अपना अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके खिलाफ जो है अपनी क्रांति छेड़ी थी। तो अब आप देखो कि वो जो बुलेट्स थी उनको काटना बहुत ही मतलब वो ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता था उन्हें, दोनों समुदायों के लिए, है ना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप नहीं चाह रहे हो फिर भी आपको वो करना पड़े, उसी को कहते हैं बाइट द बुलेट। और ये इडियम आया कहाँ से, वही 1857 की क्रांति वाला जो मैंने आपको रेफरेंस दिया ना, कि दांत से ना चाहते हुए भी दांत से काटना पड़ता था उस बुलेट को, वहीं से इडियम आया है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। तो इसका मतलब क्या है, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, द शेफ prepared a delicious meal for the guests, या फिर डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, या फिर जैक एंड जिल वेंट अप द हिल फॉर टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। अच्छा, पेल पता क्या होता है, बाल्टी, बाल्टी को ही पेल कहते हैं। ठीक है, चलो अब कौन सा सेंटेंस सही यूज किया है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप इसमें देखोगे लिखा हुआ डिस्पाइट द पेन, दर्द होने के बावजूद सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, सारा ने निर्णय लिया कि भाई ठीक है मैं चाहती हूँ कि सर्जरी हो।
कोई बात नहीं, कितना भी दर्द होगा सह लूंगी, पर सर्जरी होनी चाहिए। तो ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्द के बावजूद ना चाहते हुए भी किसी काम को किया गया, उसी को कहते हैं बाइट द बुलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence। लिखा हुआ है Vinay missed his flight but good luck came to him from bad circumstances as the flight crashed in the sea। कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस यूज करो जिसमें एक इडियम का यूज हुआ हो जो कि इसका मतलब ये लिखा हुआ है ब्लैक में, ठीक है। इस सेंटेंस के लिए इडियम कौन सा सही है? तो अगर ये आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला क्या है, इट वॉज अ टिंकर्स कर्स। अच्छा, टिंकर होता है ठठेरा बोलते हैं ना, जो बर्तन बनाने आता है उसी को टिंकर कहते हैं। टिंकर्स कर्स क्या होता है? कर्स का मतलब होता है बुरा भला कहना, अपशगुन कहना, अपशब्द कहना। तो टिंकर्स कर्स का मतलब होता है कि किसी चीज पे ध्यान मत देना, लैक ऑफ कंसर्न, उसी को कहते हैं टिंकर्स कर्स। इसको कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो कि पहले के जमाने में जब बर्तन बनाने ठठेरा आता था, तो जब वो कहता कि बर्तन बनवा लो, तो आदमी बोलता था नहीं मैं ठीक है, हमारे बर्तन ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। तो वो कर्ज दे के चलता, बोलता ठीक है मत बनवाओ, कल को खराब हो जाएगा, मैं तो मनाता ही हूँ खराब हो जाए, तब तुम लोग मेरे पास दौड़ के आओगे बनवाने की, भैया दे दो दे दो। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी, जैसे होता है ना बिल्ली के श्राप देने से छींका नहीं टूटता, उसी को टिंकर्स कर्स कह दो। कि अगर ठठेरा ये श्राप दे के गया ठीक है नहीं, मेरे से नहीं बर्तन बनवा रहे हो, कल को तुम्हारा बर्तन टूट जाएगा, तो उसके कहने भर से बर्तन नहीं टूट जाएगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिस मीन्स द लैक ऑफ कंसर्न। इतना याद कर लिया बहुत है। सेंटेंस पे आते हैं, इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, इट वॉज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स, या फिर इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखो इसके पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के बारे में, बट ये क्वेश्चन जो आया है वो दूसरा फॉर्मेट बना करके आया है। फॉर्मेट कैसा है? अब इसका मतलब लिखा हुआ है, इस मतलब से रिलेटेड उसका इडियम बनाना है। मतलब कह रहा है गुड लक केम टू हिम फ्रॉम अ बैड सर्कमस्टांसेस। तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, शुरुआत में सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं लेकिन बाद में वो अच्छा हो जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम क्या होगा? लिखा हुआ है द मैनेजर वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन हिज वर्क। मैनेजर को उसके काम में लापरवाही बरतने की वजह से उसको पनिश किया गया। पनिश किया गया, इसके लिए इडियम क्या होगा? ऑप्शंस है बिट डिफाइंस, ब्रिंग टू बुक, बर्न वंस बोट्स, या फिर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो ये चारों इडियम्स है और मैं चारों इडियम्स को ऐसे बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। देखो बिट डिफाइंस तो बेसिकली इतना होता है, डिफाई का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। तो बिट डिफाइंस का मतलब होता है किसी की अवमानना करना, किसी कोई काम कह रहा है और आप गुस्से में नाराजगी में आकर के एकदम ताव में आकर के मना कर दे रहे हो, नहीं करूंगा, उसी को कहते हैं बिट डिफाइंस, ठीक। दूसरा, ब्रिंग टू बुक। आज के ज़माने में क्या होता है, सारी चीज़ें कानून पे चलती हैं और कानून की एक किताब होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी कानून की किताब भारत में है भारत का संविधान। कोई भी गलत कार्य होगा, किसी संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, या कोई भी अगर गलत चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या है, एक किताब है जो हमें उस न्याय दिलाएगी। तो वो क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसको क्या लेकर के आते हैं उसके सामने, वो कानून लेकर के आते हैं। कानून का मतलब यहाँ पे किताब से है, ठीक है। तो ब्रिंग टू बुक, यहाँ पे अगर आप देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है द मैनेजर वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क। उसने जो अपने काम में लापरवाही बरती उसके लिए उसको दंड दिया गया। और दंड कब दिया जाता है? उसको उस किताब के सामने लेकर के आओ, तुमने क्या किया, इस किताब के अनुसार तुमने ये अपराध किया है और इस किताब के अनुसार आपको ये दंड दिया जाता है, ठीक है। सो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिशमेंट देना, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला इडियम क्या लिखा हुआ है, बर्न वंस बोट्स। देखो अपनी नाव जला देना। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो बहुत समय पहले, ये एक कहानी है, कहानी के तौर पे, हालांकि मैं एग्जैक्ट उसके पात्रों का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट हाँ मैं कहानी बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा था, वो क्या किया, एक दूसरे देश पे हमला करने गया और नदी पार करके गया। जब हमला करने पहुंचा, नदी पार करके जब सारे उसके सैनिक उतरे नदी के पार, उसने आदेश दे दिया कि सारी नावें जला दो। सैनिकों को लगा ये क्या हो गया, अब तो हम वापस जा ही नहीं पाएंगे अगर सारी नाव जला देंगे। फिर लोगों ने कहा अरे महाराज इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, जलाते नहीं है ना। तो राजा ने कहा दैट्स एन ऑर्डर, जलाना है मतलब जलाना है। तो सारे सैनिकों ने अपनी नाव जला दी। अब वो किसी अनजाने शहर में है, अनजाने देश में आए हैं लड़ाई करने, और वापस जाने का रास्ता ही जला दिया, वापस जाने का जो साधन था वो जला दिया। अब वो वापस नहीं जा सकते। अब वो कैसे लड़ेंगे, करो या मरो की स्थिति में आ जाएंगे, जाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो वो लड़ेंगे कैसे? सारा कुछ लगा देंगे, अपनी जी जान पूरा दम लगा देंगे लड़ाई जीतने के लिए, कि अगर जीत गए तब तो बच जाएंगे, नहीं जीते तो मार दिए जाएंगे।
क्यों? अगर हारने लगे तो भाग तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अब तो नावें जल चुकी हैं। तो दिस वॉज अ मैथड यूज्ड बाय दैट किंग। ये उनको जोश दिलाने के लिए था कि देखो, वापस जाने का रास्ता नहीं है, इस लड़ाई को इसलिए जीतना ही होगा और हर हाल में जीतना होगा। इसी को कहते हैं बर्न वंस बोट्स, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में उतरे हो तो वापस जाने के रास्ते, ऐसे रास्ते जो आपको हार की तरफ ढकेल सकते हैं, उन सारे रास्तों को ब्लॉक कर दो। जो भी आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे, उन सारे रास्तों को एकदम नेस्तनाबूद कर दो, कभी आपको टच ना कर पाए, और फिर देखो आप क्या कर सकते हो जीवन में। तो आई होप आपको बर्न वंस बोट्स का मतलब समझ में आ गया होगा इडियम का। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या अर्थ हो सकता है? बोल्ट पता है क्या होता है? लाइटनिंग बोल्ट। ये जो ऊपर से बिजली गिरती है ना, इसी को लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं, बोल्ट। और ब्लू क्या होता है? ब्लू मतलब नीला, और ब्लू कहते हैं आसमान को। आसमान से जो बिजली गिरती है ना, उसी को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। अब आसमान से जो बिजली गिरती है वो कितना टाइम लेती है गिरने में? पलक झपकते, इनफैक्ट उससे कम समय में भी वो गिरती है। इतना जल्दी वो गिरती है, इतना कम समय होता है कि पता ही नहीं चलता, अचानक से वो गिरी और बस लो काम हो गया। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये होता है कि अचानक से कोई चीज हो जाना, उसी को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आई होप इस क्वेश्चन से आपको 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है? इनफैक्ट 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ हैज नो ऑथेंटिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ इडियम है, इसका मतलब बताना है। बहुत सिंपल सा है। वर्ड ऑफ माउथ का क्या मतलब होता है? मुंह से क्या करते हो? बोलते ही हो ना। तो कोई ऐसी चीज जो मुंह से बोल के बताई गई हो, जो स्पोकन फॉर्म में हो, उसी को वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। जैसे आए दिन होता ना कि कोई मूवी रिलीज हुई, बट उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है, और कोई ज्यादा हाइप किसी मूवी की कब बनती है? जब वर्ड ऑफ माउथ से उसका प्रोपेगेशन होता है। एक आदमी दिखेगा, वो दूसरे को बताएगा, पता है भाई वो वाली मूवी आई बहुत अच्छी है, देखना जरूर। फिर वो दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरे को बताएगा। तो उस पर्टिकुलर मूवी या वेब सीरीज की पब्लिसिटी कैसे हो जाती है? वर्ड ऑफ माउथ से, यानी कि बोलने की वजह से। तो वर्ड ऑफ माउथ क्या होगा? इन स्पोकन फॉर्म। सबसे पहला ही उत्तर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन स्पोकन फॉर्म, उसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, बाइट द बुलेट। अच्छा, दोबारा आ गया क्या? चलो, आप तो पता ही है बाइट द बुलेट का क्या मतलब है ना? देखो, बाइट द बुलेट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, टू टेक रिस्क, टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, है ना? यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन। क्वेश्चन 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, इसमें देखो अगेन उसी का इस्तेमाल हुआ है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस क्या हुआ है, थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में हुआ है। जैसे ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक फॉर ब्रेकिंग द ब्यूटीफुल शोपीस। पहले क्या हुआ था? सेंटेंस लिखा हुआ था, नीचे इडियम चूज करना था। अब इडियम चूज किया है, उसका मतलब बताने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक फॉर ब्रेकिंग द ब्यूटीफुल शोपीस। उसके सर्वेंट ने क्या किया? सुंदर शोपीस था, उसको तोड़ दिया। उसके लिए उसने क्या किया? ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक। तो मैंने क्या किया, बताया था कि उसको न्याय पे लेके आया, उसको बुक पे लेके आया, उसको दंड दिया। तो स्कोल्डेड हिज सर्वेंट, रिलीव्ड हिज सर्वेंट, रिवॉर्डेड हिज सर्वेंट, या फिर सेंट हिज सर्वेंट अवे। तो अब सर्वेंट है, उसको क्या फांसी तो दे नहीं सकते, क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ पे कोई सर्वेंट है, कोई काम करने वाला है, उससे गलती हो जाती है, तो वो क्या करेगा? उसको दंड के तौर पे डांटेगा। ऐसा तो है नहीं कि मारेगा, है ना? ऑल्दो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो भी जाता है, आए दिन न्यूज आती है। बट जो एक नॉर्मल सा केस है, उसको डांटेगा। तो स्कोल्डेड हिज सर्वेंट, है ना? उसको दंड दिया, स्कोल्डेड हिज सर्वेंट। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। ओके, सो दीज वर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको पता है क्या करना है, कोई भी सुझाव सलाह हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।